नमस्ते प्यारे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हम क्या देख रहे थे? तो पिछली वीडियो में हम चैप्टर 1 किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर आधारित सवालों को देखा हमने। तो आइए अब देखते हैं इस प्रश्न को जो यहाँ दिया गया है। इसमें लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n यानी 6 पर n की घात अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये क्या करना है, हमें चेक करके बताना है, जांच करके बताना है कि यदि मान लीजिए 6 पर संख्या 6 पर कोई भी प्राकृत संख्या n की घात लगा दें तो क्या वह आगे गुणनफल हो करके वह जो है शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये चेक करके हमें बताना है। तो देखिए प्राकृत संख्याएं, हमारी प्राकृत संख्या जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि प्राकृत संख्या n के लिए, तो n बराबर मान लीजिए प्राकृत संख्या हम जानते हैं कि n बराबर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ऐसी अनंत आगे तक जाएंगी, ठीक है ना। तो ये प्राकृत संख्या कहलाएं। n की जगह हम क्या रखेंगे, प्राकृत संख्या 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ देखिए हमें संख्या दी गई है 6। 6 पर यदि हम an बराबर 1 रखते हैं तो 6 एकम 6 ही आएगा। अब जो 6 के गुणनखंड है, 6 के गुणनखंड तोड़ लीजिए। तो हमें 6 के गुणनखंड तोड़ना है तो हम ऐसे तोड़ देते, 2 एकम 2, 2 3, 6 और 3 का भाग दे देते, 1 आ जाता है। तो 6 के गुणनखंड हो जाते हैं 2 गुणित 3, ये 2 गुणित 3 6 के गुणनखंड आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो हमारे यहाँ जो 6 के गुणनखंड निकल के आए हैं ये 2 और 3 हैं। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको कोई शून्य नजर आता है? इसमें नहीं आता है कि इनके 3 का 2 में गुणा करें तो 6 आ जाएगा, लेकिन शून्य नहीं आ जाएगा। तो शून्य पर समाप्त का मतलब क्या है? शून्य का समाप्त पर मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 आ जाए तो ये शून्य पर समाप्त हो गई, 20 आ जाए तो ये शून्य पर समाप्त हो गई। आगे हमारी और भी संख्या, मान लो 100 आ गया था, शून्य पर समाप्त है। 200 आ गया, शून्य पर समाप्त है। और जैसे मान लीजिए 500, कुछ भी संख्या हम यहाँ लें वो शून्य पर समाप्त होने वाली हो। 650 लिया, शून्य पर समाप्त हो गया। 120 ले लिया, शून्य पर समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या क्या इसमें आ सकती है, ये हमें क्या करना है, यह चेक करना है, जांच करके बताना है। तो चलिए आगे हम और संख्या इनको रखते हैं जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। तो क्या इनमें गुणनफल हमारा शून्य आ सकता है? चलिए 2 को रखिए। तो यहाँ हम यदि 2 को रखेंगे तो 6 पर 2 की घात लगाते हैं, ठीक है ना। n की जगह 2 रखना, तो क्या आ जाएगा, 6 गुणित 6 आएगा। अब 6 गुणित 6 आएगा तो इनके गुणनखंड इसी प्रकार से 2 बार और टूट जाएंगे, 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 2 बार में, है ना। तो क्या आ जाएगा, 2 गुणित 2 2 बार आएगा और 3 गुणित 3 ये 2 बार आएगा। तो अब देखिए यदि हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 आती 36। काय पर समाप्त हो रही है, 6 पे समाप्त हो रही है, शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। तो इसी प्रकार से यदि हम 6 पर 3 भी ले लें तो ये 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 3 बार आएगा और 6 6 36, 36 छक्के 216 होंगे, ये भी 6 पर समाप्त होगी। तो इसमें कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं आ रहा है कि यह संख्या जो है किस पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो। तो यह कैसे पता चलेगा कि ये शून्य पर समाप्त होगी? तो अब देखिए यदि मान लीजिए कोई भी सम संख्या है, सम संख्या 2 4 6 8 है, इनमें से कोई भी संख्या है उसका गुणांक यदि 5 है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी सम संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लो हमने 4 लिया तो 4 पंचे 20 हो जाएंगे, 6 लिया तो 6 पंचे 30 हो जाएंगे, ये शून्य पर समाप्त हो रही हैं। अब यदि मान लीजिए हमारे यहाँ पे सम संख्या आ जाएगी और यहाँ हम 5 की गिनती बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, 2 5 हो सकते हैं, 3 5, यानी 5 आगे भी हो सकता है, तब भी हमारी ये जो है संख्या शून्य पर समाप्त होगी, ठीक है ना। जब यह संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो यह संख्या 5 से विभाज्य भी होगी, यह भी निश्चित हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक गुणांक 5 आ गया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 5 है ना, तो ये भी संख्या हमारी क्या होगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। यह बिल्कुल निश्चित है कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होगी वह 5 से विभाज्य होगी। लेकिन किसी भी सम संख्या का गुणांक 5 आना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ तो 2 आ रहा, 3 आ रहा, सम संख्या 2 तो आ रही है लेकिन गुणांक 3 आ रहा है, 5 नहीं है यहाँ पर। तो फिर यह शून्य पर समाप्त किसी भी हालत में नहीं हो सकती है, चाहे हम यहाँ n बराबर कितनी भी कोई भी प्राकृत संख्या ले लें, आगे तक की मान लीजिए हमने 500 तक भी ले ली हैं, तो कोई भी यहाँ पे संख्या यहाँ जो है 2 गुणित 5 के रूप में नहीं आ सकती। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, यहाँ देखिए
ये हमें समझ में आ गया कि अब हमें इसको क्या लिखना है, कैसे हमने चेक किया है, और जो हमने चेक किया है उसी को हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे हल, और अब देखिए देखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें हल लिख लेना है, इसको थोड़े से साफ कर देते हैं। और यहाँ देखिए अब, ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है हल। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि हल। अब हम देखते हैं कि हमने क्या है, हम जानते हैं, हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, तो यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि 6 पर n की घात, यही लिखा है उन्होंने, 6 पर n की घात बराबर क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है। इसके हमने गुणनखंड निकाले हैं। और यदि मान लीजिए यहाँ n की घात है तो हम बराबर लिखेंगे कि ये संख्या अलग अलग भी हम लिख सकते हैं कि 2 पर n की घात और 3 पर n की घात का गुणनखंड, का गुणनखंड 5 नहीं है, का गुणनखंड 5 नहीं है। ये हमें यहाँ पे लिखना है कि इसका कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृत संख्या ले लें, तो यहाँ लिख देंगे अतः किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए क्या हो जाएगा, n के लिए, ये जो 6 पर n की घात है, n के लिए 6 पर n की घात जो संख्या है, अंक शून्य, चाहो तो यहाँ शून्य भी लिख सकते हो, शून्य ऐसा लिख दीजिए, इसको कोष्टक में कर देना, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, पर समाप्त नहीं होगी। जब ये शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है तो हम जानते हैं, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या क्या होती है, 5 से विभाज्य होती हैं। शून्य पर समाप्त होने वाली, जो शून्य पर समाप्त होती हैं, समाप्त होने वाली संख्याएं 5 से विभाज्य यानी उनमें 5 का भाग जाता है ना, 5 से विभाज्य होती हैं, 5 से विभाज्य होती हैं। और यह संख्या जो है 5 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। और यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है, अतः नहीं है। अतः लिखेंगे हम यहाँ से, अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है, हमने देख लिया। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है, n नहीं है, जिसके लिए, जो हमारा 6 टू द पावर n दिया है, जिसके लिए 6 पर n की घात अंक शून्य पर, किस पर, अंक शून्य पर, अंक शून्य ऐसे लिख दीजिए, अंक शून्य पर समाप्त हो, पर समाप्त हो। ठीक है, ये हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए।
बस इतना हमें जो हमने चेक किया था वही हमें यहाँ पे अपनी भाषा में उसको यहाँ पे लिख देना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखिए। तो अब यहाँ इस उदाहरण को देखिए, ये दिया है कि संख्याओं 4 पर n की घात 4 टू दी पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू दी पावर n यानी 4 पर n की घात अंक 0 पर समाप्त होता है। ये हमें इसमें भी चेक करना है कि 4 पर n की घात है। n क्या है? एक प्राकृत संख्या। तो हमने देखा था कि n बराबर पर हम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 इस प्रकार मानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ दिया गया है कि 4 पर n की घात है। यदि हम 4 पर 1 2 3 इस प्रकार से रखें, 4 पर है 1 की घात लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 गुणित 4 माने 4 ही बस आएगा। और 4 के 2 गुणांक होते हैं 2 गुणित 2। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ सम संख्या तो गुणांक में आ रही है, लेकिन यहाँ कोई गुणांक 5 नहीं बनता हुआ दिखता है। तो चलिए आगे और देख लीजिए, 2 को रख लीजिए। यदि हम 4 पर 2 की घात लगाएं तो 4 गुणित 4 आएगा, जिसके हमारे 4 गुणांक हो जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है ना। और यदि हम मान लीजिए 3 रखें, आगे हम संख्याओं को रखते जाएं तो हम कोई भी प्राकृत संख्या यहाँ पे यदि रखते हैं तो इस प्रकार से देखिए इनके कितने गुणांक टूट जाएंगे। यहाँ पर यहाँ देखो तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितने बार हो जाएंगे भाई? ये हमारे 6 बार भी हो गए हैं, तब भी इसमें कहीं पर भी गुणांक 5 नहीं आ रहा है। सम संख्या का गुणांक तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर गुणांक 5 नहीं आ रहा है। तो यह संख्या कभी भी इनके गुणांक 0 पर समाप्त नहीं हो सकते। हम यदि इनका गुणा करें तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 यहाँ पे हो जाएगा। तब भी यहाँ हमें कोई अंक 0 पर समाप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है और ना ही आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ भी हम इसको भी लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि यहाँ हल लिखेंगे। तो यहाँ देखिए इसको हमें लिख देना है। चलिए इसको साफ कर दें। यहाँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया है कि हमें वही चीज़ फिर से लिख देना है जो हमने अभी पहले वाले सवाल में देखी थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि हल, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे हल। हल यहाँ हमें लिख करके लिखना है कि हम जानते हैं कि, यहाँ हम जानते हैं, हम जानते हैं कि 4 टू दी पावर n 4 पर n की घात बराबर क्या होता है? 2 गुणित 2 होता है। इस पर n की घात है तो हम आगे इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर n की घात गुणित 2 पर n की घात का कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है। का गुणनखंड गुणनखंड 5 नहीं है, 5 नहीं है। गुणनखंड 5 नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, अतः किसी भी, कोई भी संख्या ले लें हम, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए, n के लिए जो 4 पर n की घात है, 6 पर n की घात संख्या किस पर? अंक 0 पर, अंक यहाँ 0 लिख देंगे, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। क्योंकि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली, 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं, समाप्त होने वाली
संख्याएं क्या होती हैं, 5 से विभाज्य होती हैं। संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं, यानी 5 का भाग जाता है। ठीक है, विभाज्य होती हैं। ठीक है ना, तो इनमें 5 का भाग चला जाता है और यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, यह हमें लिख देना है। और यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है। अब नीचे लिख देंगे हम अतः, नीचे हमें लिख देना है अतः ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है ना, n कोई ऐसी संख्या नहीं है। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है। n जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 टू दी पावर n 6 पर 4 की घात अंक किस पर, शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, ये हमें ऐसा लिख देना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, और यदि हाँ डाउट है तो आप जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।